हर कहानी के पीछे, हर किस्से के पीछे, हर कहावत के पीछे कुछ है, तो वो है आपका और हमारा अतीत। एक राज जो दफन तो है सालों से, लेकिन जख्म में बना ये अतीत आज किसी के सामने आ जाए तो शायद ये जख्म, ये घाव हरे हो जाए। ये सच है, लेकिन ऐसा होना तय है। सच तो ये भी है, हर जख्म का, हर घाव का एक वक्त जरूर ऐसा आता है जब बीता हुआ कल आपका आज बन जाता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही बीते हुए एक कल की, और ऐसे ही बीते हुए कई कल की कहानियां बयां करेगा हमारा ये शो, जिसका नाम है कहानी अतीत की। उन्नीस 1970 के दशक में कैद कई माफिया की कहानियों में से एक नाम दर्ज है, जो सामने आ जाए तो न जाने इतिहास के कितने पन्ने पलट जाए, जाने और कितने नाम सामने आ जाए जो इतिहास के पन्नों में कहीं कैद हैं, और वो नाम है हाजी मस्तान। हाजी मस्तान का जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के पनाईकुलम मद्रास रेसिडेंसी में हुआ था। हाजी मस्तान का ये नाम माफिया की दुनिया में कदम रखने के बाद पड़ा। इससे पहले उनका नाम मस्तान मिर्जा था। इस नाम से भले ही आप वाकिफ हो, लेकिन हाजी मस्तान की पूरी कहानी अब भी अनकही है, और उनकी वही कहानी आज हम आपको इस शो में बयां करने जा रहे हैं। हाजी मस्तान की ये कहानी शुरू हुई थी 1960 के दशक में, जब वह बंबई में एक बड़ी माफिया गैंग का लीडर था, और उसकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बंबई में ही गुजरा था। हाजी मस्तान, वरदाराजन मुदालियर, जिसे लोग पेशे में वर्दा भाई बोलने लगे थे, और करीम लाला, जो कि पठान गैंग का भी लीडर था। इनकी तिकड़ी बंबई माफिया में काफी चर्चित थी, और 1960 के दशक का यह वही दौर था जब हाजी मस्तान एक बेहद पावरफुल स्मगलिंग सिंडिकेट चला रहा था, और जिसमें उसके साथ थे उसके साथी वर्दा भाई और करीम लाला। इन दो नामों की इतिहास के पन्नों में एक अलग ही जगह है, और वह तस्करी समुद्री तटों के जरिए करता था, और वह यह सिंडिकेट बंबई के साथ साथ गुजरात में भी चला रहा था। लेकिन बाद में हाजी मस्तान ने पेशा बदलकर रियल एस्टेट में रुचि दिखाई, और उसके साथ ही वह कई हिंदी फिल्मों में भी पैसा लगाने लगा था। हाजी मस्तान उस वक्त का बड़ा ही चालाक बिजनेसमैन माना जाता था, और बड़ी ही चतुराई से अपना काम निकलवाना जानता था। वह हमेशा पुलिस और सरकारी अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखता था, और अक्सर दुश्मन गैंग के साथ शांति से काम करने में विश्वास रखता था। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हम सबका है। सोच लो, बात खत्म करनी है या कहानी शुरू। गैंग में साथी बनने से पहले उन्होंने करीम लाला और वरदाराजन से अच्छे रिश्ते बनाए हुए थे, और साथ ही शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे से भी उनके अच्छे संबंध थे। मस्तान का मानना था कि चाहे राजनीति से, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े प्रसिद्ध शख्सियतों में चर्चित होना और उनमें आपका एक स्थान होना आपके ताकतवर होने की निशानी है। यह बात एक हद तक सच भी साबित हुई थी, चाहे उनकी जिंदगी में, चाहे आपकी जिंदगी में। यह बात एकदम सटीक बैठती है, और इसलिए उन्होंने जानबूझकर शहर भर के कई अमीर रईस और प्रसिद्ध हस्तियों से दोस्ती की, और अक्सर कई बॉलीवुड हस्तियों के साथ पार्टीज और फंक्शंस में नजर आते थे। यकीनन मस्तान अपने दौर के सबसे प्रभावशाली माफिया डॉन थे। कहा जाता था कि हाजी मस्तान काफी खर्चीले किस्म के शख्स माने जाते थे, और उनकी यही फिजूल खर्ची जो वो अक्सर अपने निर्मल से सफेद कपड़ों पर करते थे, और वाइट मर्सिडीज गाड़ी का मालिक होना और महंगी महंगी सोने की घड़ियों के मालिक होने की वजह से वह उस समय एक स्टाइल आइकन माने जाते थे, और वह अपनी ही यह बेशुमार दौलत और हाई फाई लाइफ स्टाइल का दिखावा करते थे, और अपने स्टाइल पर उनका इतराना उन्हें सबसे अलग बनाता था। खैर, हम बात करते हैं उनके उस वक्त की जो उनके यहाँ आने से पहले कब का गुजर चुका था। हाजी मस्तान, जो उस वक्त मस्तान मिर्जा थे, वो तमिलनाडु के एक तटीय शहर कडलोर में रहा करते थे, और फिर 8 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के साथ वह बंबई आ गए थे। मस्तान ने छोटी सी उम्र में ही दक्षिण बंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में ही छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद जल्द ही वह डॉक्स यानी कि जहाज घाट पर कई घंटों तक काम करने लग गए थे। अब बात उस दौर की थी जब वह तकरीबन 20 वर्ष के थे। उस वक्त सोने पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी,
और इसी वजह से लोगों ने विदेशों से सोने की तस्करी करनी शुरू कर दी थी और डॉक्स पर काम करते करते मस्तान के लिए सोने की तस्करी करना आसान सा नजर आने लगा था और फिर इसी से उसने जल्द ही अपना खुद का व्यापार खड़ा कर दिया। इसे अलग अलग सेक्टरों में विभाजित करके मस्तान अच्छा पैसा कमाने लगा था और उसका धंधा उठने लगा था। सुक्कूर नारायण बखिया पर्शियाई देशों से कई अवैध चीजों की तस्करी दमन और बंबई में करता था और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मस्तान ने सुक्कूर नारायण बखिया से हाथ मिला लिया था। मस्तान ने दक्षिण बंबई के अलग अलग इलाकों में कई संपत्तियां खरीद ली थी, जिसमें पैडार रोड पर एक सी फेसिंग बंगलो भी शामिल है। सोने की तस्करी के बाद हाजी मस्तान ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया। वह अक्सर फिल्मों में पैसा लगाया करते थे और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। साथ ही वह रियल इस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान और होटलों का भी व्यापार करता था। उसने कई चेन ऑफ होटल्स खोल लिए थे। कहा जाता है कि हाजी मस्तान के दूसरे गैंग लीडर के साथ भी अच्छे संबंध थे। जब मुंबई में कई गैंग्स की आपस में भिड़ंत होने लगी थी, तब मस्तान ने कई टॉप के गैंग लीडर्स को बुलाया और मुंबई का कई गैंग्स में बंटवारा कर दिया था ताकि फिर कोई टकराव ना हो। कौन सी चौकी में सबसे ज्यादा सलाम होता है वर्धन? धारावी। तो फिर ठीक है, धारावी चौकी से लेके परेल चौकी तक हम में से कोई आपके काम में दखल नहीं देगा। सुल्तान, ये बंटवारा हमें मंजूर ना हो तो? मैं चाहता था कि हम सब अपने अपने धंधे में बड़े बने। लो, काट लो एक दूसरे को। हम सब आपस में लड़ेंगे, उससे पुलिस का काम आसान होगा। इन सब के बीच में उस वक्त माफिया की क्वीन कही जाने वाली जेनाबाई दारूवाली ने हाजी मस्तान की मदद की थी। इससे पहले जेनाबाई दारूवाली चावल वाली के नाम से मशहूर थी, क्योंकि पहली वह राशन के सामान की कालाबाजारी करने का व्यापार करती थी, लेकिन वह बेहद महत्वाकांक्षी थी और जिंदगी में ऊंचे लक्ष्य रखने के उनके ये गुण ही थे कि उन्होंने उस वक्त शराब के निर्माता और विक्रेता वरदाराजन मुदलियर से संपर्क बढ़ाए, जिसके बाद वह जेनाबाई दारूवाली के नाम से मशहूर हुई। जेनाबाई के हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और करीम लाला से अच्छे संबंध थे। वहीं इस बीच एक ऐसा वक्त आया जब जेनाबाई दारूवाली ही थी जिन्होंने हाजी मस्तान की ही सहमति से पैडार रोड पर उनके सी फेसिंग बंगलों में, जिसका नाम बतूल सुरूर था, सभी प्रतिद्वंदी गिरोहों को एक छत के नीचे मीटिंग करने के लिए बुलाया। बाद में हाजी मस्तान ने गैंग चलाने में कभी भी सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने सारे काम अपने राइट हैंड वरदाराजन मुदलियर और करीम लाला पर छोड़ दिया था, जिसमें तस्करी और दुश्मनों और देनदारों में भय पैदा करने का काम भी वो लोग संभाल रहे थे। हाजी मस्तान वरदाराजन मुदलियर के काफी करीब थे, जिसकी एक वजह यह भी थी कि वह दोनों ही तमिलनाडु से थे और इसीलिए जब वरदाराजन की मौत हुई तो उन्होंने खास तौर पर एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हायर किया मुदलियर के शव को मुंबई मंगवाने के लिए, ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। उन्नीस 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान ही मस्तान को जेल जाना पड़ा था और उसी दौरान वह राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण यूं तो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने वाले जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन का हीरो भी कहा जाता था। जेल से रिहा होने के बाद सन 1980 से लेकर 1991 तक मस्तान ने राजनीति में हिस्सा लिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम था दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। सन 1985 में उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंघ कर दिया था, जिसे मस्तान की मृत्यु के बाद अब सुंदर शेखर चला रहे हैं। हाजी मस्तान की मृत्यु 25 जून 1994 में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। दोस्तों, हाजी मस्तान कोई हीरो नहीं थे। डॉन्स और माफिया में उनका नाम सबसे ऊपर आता था, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार में उनके वसूलों ने उन्हें लोगों की नजरों में एक हीरो बना दिया था। उन्होंने कभी किसी ऐसी चीज का व्यापार नहीं किया जिससे किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत ज़मीर नहीं देता। अगले हफ्ते हम लाएंगे आपके लिए ऐसी ही कुछ और कहानियां, कुछ बड़े किरदार जिनके नाम भले इतिहास के पन्नों में दर्ज हों, लेकिन लोगों की जुबान पर आज भी है। हाजी मस्तान उन्हीं में से एक नाम है।